बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी ओरल कम्युनिकेशन का। जी, ओरल कम्युनिकेशन हमने इसके बारे में थोड़ा सा ग्लिम्स जो है वो पहले भी हासिल किया हुआ है। जो ओरल कम्युनिकेशन है उसका मानी होता है वर्ड्स के जरिए से, और वर्ड्स भी कैसे, जो कि माउथ के जरिए से ट्रैवल करें। इससे पहले हमने एक चीज पढ़ी थी कि वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जो वर्बल कम्युनिकेशन है उसके अंदर हमने कहा था कि वर्ड शामिल होते हैं, और वर्बल कम्युनिकेशन की आगे हमने दो टाइप्स का जिक्र किया था। एक वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो ओरल कम्युनिकेशन कहलाती है, जिसमें वर्ड शामिल होते हैं जो कि माउथ के जरिए से ट्रैवल करेगी, वॉइस के जरिए से ट्रैवल करेगी। और दूसरी जो है वो नॉन वर्बल सॉरी दूसरी जो है वो रिटन कम्युनिकेशन है, जो कि लिखने के बाद हम करेंगे। अब मैसेज पहुंचाने के लिए हमारे पास तीसरा तरीकेकार जो है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का भी है, लेकिन इस वक्त हम फोकस कर रहे हैं ओरल कम्युनिकेशन के ऊपर। पहले ओरल कम्युनिकेशन की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। ओरल कम्युनिकेशन डिस्क्राइब्स एनी टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल्स which makes use of words and involves speaking and listening। अब ओरल कम्युनिकेशन के अंदर वर्ड्स का इस्तेमाल है, यानी स्पीक करने हैं। इन ओरल कम्युनिकेशन द सेंडर एंड रिसीवर एक्सचेंज देयर थॉट्स और आइडियाज वर्बली। ये अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन है कि कम्युनिकेशन की डेफिनेशन के मुताबिक सेंडर और रिसीवर वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे और ऑरली इस्तेमाल करेंगे और वॉइस के जरिए से एक दूसरे को अपनी बात को समझाएंगे। इसी को हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन भी कहते हैं। फिर उसके बाद आता है जी इसके एडवांटेजेस। देखिएगा कि ओरल कम्युनिकेशन जब हम करते हैं तो उसके अंदर सबसे पहला एडवांटेज ये है कि वो स्विफ्ट कम्युनिकेशन है, यानी फौरन ही आपको पता लग जाएगा। ओरल कम्युनिकेशन जब हम करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम किसी के चेहरे के तासुरात को भी देखेंगे, उससे भी हमें पता लग जाएगा। और हमें इस स्विफ्ट कम्युनिकेशन में फीडबैक जो है वो बहुत ही आसानी के साथ मिल जाता है और जल्दी मिल जाता है। नंबर टू है जी डायरेक्ट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। डायरेक्ट मीडियम से मुराद ये है कि ये सबसे पहला मीडियम है, यानी इंसान ने जब इस कायनात के अंदर आया तो सबसे पहले उसने बोलना सीखा, लिखना नहीं, बोलना सीखा। तो ये डायरेक्ट मीडियम कहलाता है। तीसरे नंबर पे है जी इंटरैक्टिव मोड ऑफ सेंडिंग मैसेज। इंटरैक्टिव से मुराद है कि जब दो लोग आपस में गुफ्तगू कर रहे होंगे तो आपस में फेस टू फेस कम्युनिकेशन में एक बंदा भी ओरल स्पीकिंग करेगा, वर्बल बोलेगा, दूसरा भी करेगा। तो ये आसान हो जाता है कि दो लोगों के दरमियान में इंटरैक्टिव गुफ्तगू हो रही है, यानी एक दूसरे की बात का फौरन जवाब भी दे रहे हैं और एक दूसरे की बात को समझ भी रहे हैं। तीसरे नंबर पे है जी फ्लेक्सिबिलिटी इन द मैसेज बीइंग सेंट। जब हम ओरल स्पीकिंग करते हैं तो उसके अंदर हमें को बहुत ज्यादा बातों के मुतालिक सोचना नहीं पड़ता। हम तेजी तेजी में बहुत सारी बातें जो है वो बोलते जाते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड जब हम रिटन कम्युनिकेशन करते हैं तो उस वक्त हम लिखते वक्त बहुत सारी चीजों को सोच रहे होते हैं। एक तो ये बात है कि रिटन कम्युनिकेशन रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाती है, और जब रिटन कम्युनिकेशन रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगी तो ऑटोमेटिकली दैट कैन बी टेबल्ड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ एज ए प्रूफ। लेकिन ओरल कम्युनिकेशन के मुतालिक हम इतना ज्यादा नहीं सोचते, क्योंकि इसी वजह से हम इसको फ्लेक्सिबल कम्युनिकेशन कहते हैं, क्योंकि ओरली कभी भी कोई भी चीज रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनती और ये कभी भी प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल नहीं होती। इसलिए हम इसको फ्लेक्सिबिलिटी का नाम दे देते हैं कि ये फ्लेक्सिबल है इन मैसेज बीइंग सेंट। इंस्टेंट फीडबैक इज रिसीव्ड। ये बात मैंने अभी दो तीन दफा डिस्कस की है कि ओरल कम्युनिकेशन के अंदर जो है वो इंस्टेंट फीडबैक आपको मिलता है। फिर है जी नॉन वर्बल सिग्नल्स आर अवेलेबल। जब हम बोलेंगे तो ऑटोमेटिकली नॉन वर्बल सिग्नल जो है वो हमारी हेल्प करते हैं।
और नेक्स्ट, अभी ये नॉन वर्बल सिग्नल्स जो हैं इसको भी हम हो सकता है आज तफसील से पढ़ लें, या फिर स्पीकिंग और लिसनिंग वाले पोर्शन के अंदर जो है वो हम इसको तफसील से पढ़ लेंगे। जी, सेंसिटिव हैंडलिंग ऑफ पर्सनल मैसेज। सेंसिटिव हैंडलिंग ऑफ पर्सनल मैसेज, यानी अगर मैसेज कोई ऐसा सेंसिटिव किस्म का है तो आपको लगता है कि शायद मुझे उसके साथ खुद रूबरू पेश होकर, उसके साथ तो खुद फेस टू फेस बात करके ही मुझे इस बात को क्लियर करना ज्यादा बेहतर है, तो फिर उसके अंदर हम ये नो अपना सेंसिटिव लैंग्वेज हैंडलिंग में हम खुद जाकर पेश होते हैं, खुद बात करते हैं, खुद चीजों को हैंडल करते हैं, खुद सिलेक्शन ऑफ द वर्ड्स को करते हैं, तो ये ज्यादा बेहतर है, ओरल कम्युनिकेशन की हेल्प हो जाती है हमारे। नेक्स्ट है जी हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। टेक्निकल नॉइज, फिजिकल नॉइज में बी ए पोटेंशियल प्रॉब्लम विच में कॉज मिसकम्युनिकेशन। अब सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि जब ओरल कम्युनिकेशन करते हैं, जैसे मैं और आप इस वक्त ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो उसके दरमियान में हो सकता है कोई फिजिकल नॉइज आ जाए, कोई टेक्निकल नॉइज आ जाए। इन दोनों की वजह से हो सकता है कि हमारे और आपके दरमियान में मिसकम्युनिकेशन हो जाए, यानी इंटरनेट का स्लो डाउन होना, रिकॉर्डिंग का ठीक ना होना, माइक का ठीक ना होना। इसकी वजह से ये हो सकता है कि मेरे और आपके दरमियान में कुछ लम्हों के लिए एक डिस्कनेक्शन हो जाए, जिसकी वजह से आप जो है वो मिसकम्युनिकेशन को फेस कर रहे हैं। नंबर टू है जी मेमोरी, विच प्लेज एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन फेस टू फेस कम्युनिकेशन इज अनट्रस्टवर्थ। आमतौर पर जब हम गुफ्तगू करते हैं ना, तो उसके अंदर समटाइम्स ये होता है कि हम कुछ चीजों को भूल जाते हैं, कुछ कहना भूल जाते हैं, क्योंकि एट द स्पॉट गुफ्तगू हो रही होती है, इमीडिएट गुफ्तगू करनी होती है, और उसी वक्त क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहे होते हैं। तो समटाइम्स हमें ये होता है कि हम कुछ चीजों को भूल जाते हैं, तो देन वी ट्राई, हम ये कोशिश कर रहे होते हैं कि सारी की सारी चीजें उस पर याद आ जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं। हम अपनी मेमोरी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो इस वजह से हमें अनट्रस्ट वर्दी होता है ये कम्युनिकेशन। लेकिन जब हम लिख रहे होते हैं तो हम बड़े सोच विचार के बाद लिखते हैं, और काफी टाइम कंज्यूम करने के बाद लिखते हैं, तो इसलिए रिटन कम्युनिकेशन जो है वो थोड़ा सा ज्यादा इजी हो जाता है। थर्ड पॉइंट पर है जी, डिफरेंसेस इन परसेप्शन मे बी अ सीरियस प्रॉब्लम विच में रिटार्ड द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। अब दो लोग आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं। अब दोनों की परसेप्शन डिफरेंट है, दोनों का सोचने का तरीकेकार जो है वो मुख्तलिफ है। अब मैं किसी और आइडिया को आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, आप किसी और बेंट ऑफ माइंड के हैं, तो जब दो लोगों के आइडियाज मुख्तलिफ होंगे तो इस तरह की कम्युनिकेशन यानी ओरल कम्युनिकेशन जो है वो रिटार्ड हो जाती है, यानी वो क्रिपल्ड हो जाती है, वो माजूर हो जाती है, यानी उसका कोई इतना ज्यादा फायदा नहीं रहता। आपका क्वेश्चन होगा कि सर इस तरह की कम्युनिकेशन तो किसी भी वक्त हो सकती है, वो रिटर्न में भी हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन समटाइम्स रिटर्न में हम कुछ ऐसे सिलेक्शन ऑफ द वर्ड्स या सिलेक्शन ऑफ द आइडियाज या ऐसी कोटेशंस इस्तेमाल करने में हमें हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि हमें उस वक्त बातें याद आ जाती हैं, सोच समझ के जो लिख रहे होते हैं, इसलिए उस वक्त ये बातों को अगले बंदे को समझाना थोड़ा सा कदरे आसान हो जाता है, ना कि ओरल कम्युनिकेशन करते हुए। अच्छा सर, आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि सर अगर हम किसी टॉपिक के बारे में वेल प्रिपेयर होकर जाएं और अगले बंदे को कन्विंस करना हो, याद रखिएगा हमें पता है कि हमने बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज पढ़ी थी कि हमने मार्केटिंग करनी है, सेल्स करनी है, किसी बंदे को परसुएड करना है, चाहे वो ऑरली करें चाहे वो रिटर्न करें। और अगर हम ऑरली करते हैं तो ये चीजें हमारी बड़ी होनी चाहिए कि हम वेल प्रिपेयर्ड होकर जाएं, हमें उस प्रोडक्ट के बारे में भी पता हो, हमें उस मीटिंग के एजेंडे के बारे में भी पता हो, हमने किस तरह से अगले बंदे को कन्विंस करना है उसके बारे में भी पता हो, हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल्स भी हो, हमारे पास नॉलेज भी हो, हमारे पास अंडरस्टैंडिंग भी हो, देन वी विल बी एबल। लेकिन अगर हमारे पास एक एट द स्पॉट न्यू आइडिया आ जाएगा और कहा जाएगा कि इस न्यू आइडिया को आप अगले बंदे को बताएं, समझाएं और परसुएट करें, जो हमारे लिए भी नया हो और अगले बंदे के लिए भी नया हो, तो शायद पहली अटेम्प्ट के अंदर हम उस आइडिया को कन्विंस करने में नाकाम हो जाए। फिफ्थ फोर्थ पॉइंट है दी, इन दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन लेस टाइम इज अवेलेबल फॉर मैसिव प्लानिंग। अभी मैंने जैसे आपको कहा
कि अगर आपके पास नया आइडिया है, टाइम भी आपके पास कम है, तो आप उस आइडिया को जो उसके लिए प्लानिंग नहीं कर पाएंगे। अब याद रखिएगा कि किसी भी कम्युनिकेशन के लिए, चाहे वो ऑरल कम्युनिकेशन है, चाहे वो रिटन कम्युनिकेशन है, उसके लिए प्लानिंग जो है ना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। प्लानिंग बहुत जरूरी है। अगर आप प्लान नहीं करते तो ऑटोमेटिकली आपकी कम्युनिकेशन जो है, चाहे वो रिटन है, ऑरल है, वो बेमानी हो जाएगी। मैंने आपको शायद एक कोटेशन पहले भी बताई है। एक विंस्टन स्पेंसर चर्चिल था, हु बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड। उसने कहा था कि अगर आप मुझसे 2 घंटे की स्पीच करवाना चाहते हैं तो मैं अभी कर देता हूँ। यानी यानी विदाउट प्लानिंग का, यानी 2 घंटे में बोलता जाऊंगा किसी ना किसी टॉपिक के ऊपर, तो कोई ना कोई उसमें से अच्छी बात आ ही जाएगी। लेकिन अगर मुझसे आपने 15 मिनट की स्पीच करवानी है तो कम से कम आप मुझे 15 दिन दीजिएगा तैयारी के लिए। और अगर आपने मुझसे 3 मिनट की स्पीच करवानी है तो उसके लिए आपको मुझे 1 माह का टाइम देना होगा। यानी अगर आप चाहते हैं कि प्रॉपर प्लानिंग के साथ जाएंगे और कंसाइजनेस को भी अपनाना है, टाइम भी थोड़ा है, तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा वेल प्रिपेयर होकर जाना पड़ेगा। तो उसके लिए प्रेपरेशन। लेकिन अगर एट द स्पॉट को टॉपिक दिया जाए, कोई एट द स्पॉट को किसी के साथ आपने बात करनी है किसी टॉपिक के ऊपर, मौजू के ऊपर, तो उसके लिए प्लानिंग जो है दैट वो हो नहीं सकती। तो समटाइम्स वी आर गोइंग टू लूज द एसेंस ऑफ दैट ओरल कम्युनिकेशन। ओके जी, फिफ्थ पॉइंट है जी, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी ओवर रूल्स द वीक पर्सनैलिटी इन दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। ये भी एक डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज कैसा? कि एक आदमी है जो कि स्ट्रांग है, यानी उसकी ओरल कम्युनिकेशन भी अच्छी है, वो अपने सोशल रैंक और स्टेटस के लिहाज से भी बड़ा स्ट्रांग है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वो अपने से कमजोर इंसान को ओवर रूल कर देगा, यानी उसके ऊपर काबू पा लेगा, उसको अपनी ग्रिप में ले लेता है। असल में गुफ्तगू करना भी एक फन है, किसी के साथ गुफ्तगू करना। और अगर आपके पास नॉलेज भी हो, अंडरस्टैंडिंग भी हो, कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर कमांड भी हासिल हो, लैंग्वेजेस के ऊपर भी कमांड हासिल हो, आपके पास वोकेबलरी भी अच्छी हो, तो आप ऑटोमेटिकली किसी भी बंदे को जेर कर सकते हैं। और अगर वो बंदा पहले ही, जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स कमजोर हैं, तो उसके ऊपर काबू पाना आपके लिए कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं होता। इट इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर लार्ज ऑडियंस। कहते हैं जो लार्ज ऑडियंस है ना, उसके लिए ये अप्रोप्रिएट नहीं है। लार्ज ऑडियंस से मुराद ये कि अगर आप किसी बहुत बड़ी सेमिनार को खिताब कर रहे हैं जिसमें सैकड़ों किस्म के लोग मौजूद हैं, तो शायद उसके लिए ओरल कम्युनिकेशन नहीं है। लेकिन अगर आप एक छोटी कम्युनिकेशन कर रहे हैं जिसमें 10-15 लोग हैं, मीटिंग्स हैं, जो आपकी बात को बड़ी तवज्जो के साथ सुन रहे हैं, तो वो वहां पर ये ओरल कम्युनिकेशन जो है वो बेनिफिशियल हो सकती है। अब जहां तक जिक्र है, आप कहेंगे कि सर जो पब्लिक मीटिंग्स होती हैं वहां पर भी तो लोग अपनी बातों को कन्विंस करते हैं, वहां पर भी तो सैकड़ों हजारों लोग होते हैं। लेकिन वहां पर जो बिजनेस स्टाइल है वो नहीं अपनाया जाता, वहां पर लोकल और पब्लिक स्टाइल को अपनाया जाता है। और वहां पर जिस तरह से आप देखते हैं कि गुफ्तगू की जाती है कि जला दो, गिरा दो, मार दो, दफना दो, ये तमाम इस तरह की लैंग्वेज वहां पर इस्तेमाल होती है। वहां पर लोगों के इमोशंस को इंसाइट किया जाता है, वहां पर लोगों के जो इमोशंस हैं, वहां पर जो लोगों के इमोशंस हैं उनको एक्साइट किया जाता है। ये वहां पर सबसे बड़ा मकसद होता है। लेकिन अगर आपने को बिजनेस मीटिंग करनी है, कभी किसी टॉपिक के बारे में किसी को कन्विंस करना है, कहता है कि ये थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल काम होगा लार्जर ऑडियंस के सामने। फिर आते हैं जी, व्हेन टू यूज ओरल कम्युनिकेशन। Clearly, the times and place when to use oral communication are large in numbers and range. Some of the more suitable occasions are as follows. अब ये कहां पर आपने इस्तेमाल करनी है oral communication, कौन से suitable occasions हो सकते हैं, उसके बारे में हम वन बाय वन पढ़ते हैं। When it is essential to meet the person involved to evaluate his or her suitability for a particular task, this is especially relevant to the selection interview to ensure that you appoint the right person for a job vacancy. But it is also important in other areas, such as choosing which member of a group to delegate a particular task. अब दो चीजें। आप क्या कर रहे हैं जी कि आप एक जॉब इंटरव्यू कर रहे हैं,
और अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आपने किसी बंदे को हायर करना है, तो आप उसके साथ बातचीत करते हैं और देखते हैं कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी, उसका नॉलेज कैसा, उसका एक्सपीरियंसेस कैसा, उसके पास कौन से स्किल्स मौजूद हैं। फिर उसी वक्त आप ये भी देखते हैं कि अगर आप एक नई सिचुएशन में, आपको बता रहा हूं कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक बंदा पहले ही काम कर रहा है, अब एक नया को प्रोजेक्ट आता है आपके पास, आप सोच रहे हैं कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन में से कौन से ऐसे बंदे को हायर करें जो कि इस जॉब के लिए सुटेबल है। फिर आप उनके भी इंटरव्यू करते हैं। आपको फायदा ये है कि आपके पास उन लोगों का थोड़ा सा बैकग्राउंड पहले ही मौजूद है, उनका वर्क एक्सपीरियंस आपके साथ कैसा है, उनके पास स्किल्स कैसी हैं, ये तमाम चीजें आपको ऑलरेडी पता है। इसलिए आपके लिए कदरे थोड़ी सी आसानी हो जाएगी उन लोगों के साथ बातचीत करना और डिसाइड करना कि विच पर्सन इज सुटेबल फॉर विच पोस्ट। नेक्स्ट है, व्हेन इट इज इंपॉर्टेंट टू पूल द नॉलेज ऑफ सेवरल पीपल टू अराइव एट की डिसीजन। दिस इज ट्रू ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ए कंपनीज एक्टिविटीज फ्रॉम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डाउनवर्ड्स। अब कहते हैं बहुत सारे लोग हैं, सेवरल पीपल हैं, और आपने किसी डिसीजन के ऊपर भी पहुंचना है। अब देखिए, अब एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मौजूद हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जब नीचे लोगों के साथ बातचीत करते हैं अपने विजन के सिलसिले में, अपने मिशन के सिलसिले में, अपना नॉलेज जो है वो बताने के लिए, अपने कुछ डिसीजंस बताने के लिए, कुछ टास्क्स बताने के लिए, कुछ टारगेट्स को डेलीगेट करने के लिए, तो वो भी क्या करेंगे कि अपने सबॉर्डिनेट से, अपने इमीडिएट मैनेजर्स के साथ बातचीत करते हैं और उनको किसी न किस्म के कोई टास्क जो हैं वो असाइन करते हैं, ताकि आसानी के साथ वो लोग अपने इन कामों को सर अंजाम दे सकें। थर्ड पॉइंट है, व्हेन यू आर डिस्कसिंग ए डेलिकेट or personal matter with an individual, employee, or client, you may wish to raise matters carefully while being aware of the person's reaction in a manner which would be impossible in correspondence. अब आप एक सेल्समैन के तौर पर काम कर रहे हैं, एक कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और कुछ पर्सनल मैटर्स आपने किसी अपने क्लाइंट के साथ डिस्कस करने हैं, एम्प्लॉय के साथ डिस्कस करने हैं, तो आप शायद रिटर्न तौर पर तो ना बेहतर तौर पर कर सकें, लेकिन आपकी कोशिश होगी कि आप फेस टू फेस कम्युनिकेशन के जरिए से करें, ताकि आप अगले बंदे के प्रॉब्लम्स को, पर्सनल हो चाहे वो प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स हो, आप उनको बहुत ही बेहतर तौर पर डिस्कस कर सकते हैं और क्लियर मैनर के अंदर आप उसके प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। जी, where you need to persuade listeners of a particular course of action, particularly if it involves change. People need reassurance in these circumstances and find discussion comforting even if they cannot alter the outcome. अच्छा, अब मैं फर्ज करें कि मैनेजर हूं और मैं, आप लोग मेरे सबॉर्डिनेट्स हैं, तो मैंने आप लोगों को, हम मैंने कोई कोर्स ऑफ एक्शन देना, मैंने आपको कहना जी कि अब नया प्लान आया, इस नए प्लान के मुताबिक आप लोगों ने इस तरह से काम करना है। और खास तौर पे उस वक्त जब आपका जो पुराना प्लान चल रहा है उसके बारे में आप यूज टू हो चुके हैं, आप एक पर्टिकुलर प्लान से यूज टू हो चुके हैं, अब आपको मैं नई टेक्निक, नई वे ऑफ थॉट, नया स्टांस, नए तरीके के साथ चीजों को हैंडल करने का मैं आपको तरीकेकार जब मैं बताऊंगा, तो हो सकता है कि वो चेंज आपके लिए एक्सेप्टेबल ना हो। अब ये फिर मेरी ड्यूटी है कि किस तरह से मैं आप लोगों को परसुएड करता हूं मैं आपको कैसे कायल करूंगा, और मैं कैसे आप लोगों को समझाता हूं कि किस तरह से इस नई चेंज को आपने अडॉप्ट करना है। ये भी एक ह्यूमन नेचर है कि हम चेंज को अडॉप्ट करने में टाइम लगाते हैं। देर आर वेरी फ्यू पीपल हु एक्सेप्ट चेंज। मतलब आप अपने कमरे की डेकोरेशन के हिसाब से देख लीजिएगा, या ये मैं छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, या अपनी जिंदगी में अपने कलर, अपने ड्रेसेस के मतलब सोच लीजिएगा कि हम वी डू नॉट एक्सेप्ट चेंज इमिजिएटली। हम थोड़ा सा टाइम लगाते हैं, सोचते हैं, जब हमें लगता है कि जब पब्लिक जो है वो चेंज को एक्सेप्ट करती है तो फिर हम भी साथ साथ एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। फिफ्थ पॉइंट है जी, फॉर a process of negotiating where a compromise has to be reached between alternative or rival courses of action. This is particularly important in cases where possible issues of conflict are involved, such as grievances or disciplinary procedures or discussion of conditions of work, rates of pay, and other similar matters. दुनिया में कोई भी काम जो है ना, विदाउट निगोशिएशंस
वो हल नहीं हुआ। डायलॉग के जरिए से हल होता है। चाहे आप आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हो, चाहे आप इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, आपको निगोशिएट करना पड़ता है। अब यहां पर जो उसने एग्जांपल दी है वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन निगोशिएशंस के मुतालिक है। अब उसने कुछ एग्जांपल दी हैं कि आपको अपनी कंपनी के अंदर ही किस किस्म के टॉपिक्स के मुतालिक अपने ही एम्प्लॉयज के साथ निगोशिएट करना पड़ता है। उसमें से सबसे पहले उसने कहा, अ, एक सेकेंड, जी, ग्रीवियंसेस। ग्रीवियंसेस से मुराद कि अगर आपको किसी चीज के मुतालिक कुछ शिकायत है, अगर आप एक एम्प्लॉय हैं, आपको किसी चीज के मुतालिक शिकायत है, अपने बॉस से आप डिस्कस करते हैं, और बॉस भी आपसे डिस्कस करता है, और आपकी शिकायत को, आपके जो गम है उसको दूर किया जाता है प्रोफेशनली तौर पर। और डिसिप्लिनरी प्रोसीजर, अगर एक आदमी जो है वो इनडिसिप्लिन्ड काइंड ऑफ ए पर्सन है, इफ इज नॉट रेगुलर एंड पंक्चुअल, फिर हम उससे बातचीत करेंगे, उसके मामलात को हल करेंगे। डिस्कशन ऑफ कंडीशंस ऑफ वर्क, रेट्स ऑफ पे एंड अदर सिमिलर मैटर। हालात अच्छे नहीं, ऑपरेटर्स आपको नहीं मिला, पूरी जो है वो ऑफिस नहीं मिला, पूरे गैजेट्स डिवाइसेस नहीं मिली हुई, और रेट्स ऑफ पे भी ठीक नहीं है, तो उस सूरत हाल के अंदर भी आपसे निगोशिएट करके मामले को सॉल्व किया जाएगा। सिक्स है जी, फॉर इंफॉर्मिंग मेंबर्स ऑफ ए कंपनी और डिपार्टमेंट about new developments in company's policy, where a full staff meeting will provide the opportunity to pass on information and allow employees to ask questions and discuss the matter. अच्छा जी, अब ये हुआ कि आप नई पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। आप समझते हैं कि बेहतर यही है कि तमाम स्टाफ को इकट्ठे बुला लिया जाए और उनको एक ही वक्त में सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाए। सारी इंफॉर्मेशन देने का फायदा ये होगा कि आप जो भी क्वेश्चन और आंसर रेज होंगे, तो वो आपके लिए भी फायदामंद है, और इंप्लॉयज के लिए भी क्लैरिटी ऑफ द थॉट हो जाएगा। अगर आप चंक्स की सूरत में दो दो चार चार पांच पांच करके लोगों को बुलाएंगे और वहां पर एक्सप्लेन करेंगे, वो थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। फिर आपको एक ही बात को बार बार करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। और जब आप एक बड़े इज्तिमा के सामने, यानी सारे एम्प्लॉयज के सामने, चाहे वो आपके एम्प्लॉयज 10 हैं, 20 हैं, 30 हैं, 40 हैं, तो आपको ये फायदा हो जाएगा। आपको ये फायदा होगा कि अगर जब वो लोग क्वेश्चंस करेंगे, जब वो लोग क्वेश्चंस करेंगे, तो क्वेश्चंस के दौरान ही बाकी लोगों के माइंड की क्लैरिटी भी हो जाएगी। वो भी क्लियर हो जाएगा उनको भी कि क्या ये सारी प्रोसीजर है, क्या नई पॉलिसी आई है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर करने से ना बहुत सारे मामला हल हो जाते हैं। समटाइम्स हम अपनी नई पॉलिसी से एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन जो ही हम मैनेजर से मिलते हैं और मैनेजर्स का माइंड को रीड आउट करते हैं, तो हम उनके माइंड को एक्सेप्ट कर लेते हैं और कहते हैं हाँ, ये अब बात हमें क्लियर हो गई। तो निगोशिएट करें, बातचीत करें, डायलॉग्स करें, तभी मामलात ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर सेटल डाउन होते हैं। जी, सेवंथ पॉइंट है जी, टू कन्वे इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रेनिंग और अदर मैटर्स एट ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंसेस which involves formal presentations as well as smaller discussion sessions to exchange ideas and information. मैं आपको अभी बता देता हूँ, आजकल बजट आया हुआ है, और बजट के बाद जो है, जो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं ना, वो आजकल अपने सेशंस मुरतब करते हैं, और वो ये जानते हैं, समझते हैं कि किस तरह से हम इन तमाम चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। मतलब चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग हैं या दूसरे लोग हैं, तो इट इज़ हेल्पफुल फॉर देम, ये उनके लिए मददगार होता है। ये उनके लिए मददगार होता है कि किस तरह से वो इन चीजों को देख सकते हैं। सबसे पहले तो लोग क्या करते हैं, जैसे अभी मैंने बजट की एग्जांपल दी है, कि बजट से आने से बाद ना लोग आपस में डिस्कशन करते हैं, मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स, मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाले करेंगे, जो रियल स्टेट वाले हैं वो आपस में करेंगे, इसी तरह से एफबीआर वाले आपस में करेंगे। फिर ये अपनी जो है ना सिफारिशात, वो जाकर गवर्नमेंट को पहुंचाते हैं। जब वो गवर्नमेंट को पहुंचाते हैं, तो फिर इसका मतलब है निगोशिएट करेंगे। पहले उन्होंने खुद निगोशिएट किया, फिर जाके गवर्नमेंट को अपनी सिफारिशात पहुंचाई, गवर्नमेंट ने भी इन चीजों के बारे में सोचा समझा, और उसके बाद जो है
वो फिर निफाज हो जाता है, यानी वो इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है। तो निगोशिएट हर लेवल के ऊपर करना जरूरी है, चाहे वो स्मॉलर डिस्कशन करें या फिर ह्यूज डिस्कशंस करें, ये इट डिपेंड्स। तो लेकिन डिस्कशन करना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आठवां जी, टू डिमॉन्स्ट्रेट एंड एक्सप्लेन टू ए पोटेंशियल परचेजर हाउ ए प्रोडक्ट वर्क्स। आपने देखा होगा कि जब आप कोई नई होम अप्लायंस लेते हैं तो आप जो जो शख्स बेच रहा होता है, आप उससे पूछ रहे होते हैं कि भाई ये इसकी वर्किंग बता दें। वो फिर आपको डेमो भी करके दिखाते हैं, चाहे आप एक नया मोबाइल लेते हैं, चाहे आप जो है वो वॉशिंग मशीन लेते हैं, चाहे ओवन लेते हैं। तो वो पहली दफा आप लोगों को ऑपरेट करना सिखा देते हैं। इसके साथ एक मैनुअल बुक भी मिलती होती है होम अप्लायंसेस के साथ, जिसमें अगर आप कोई चीज भूल भी जाएं तो आपके लिए हेल्पफुल होगी, कि वो आप घर जाकर जो है वो उसको गो थ्रू भी हो जाते हैं। फिर आते हैं जी इफेक्टिवनेस ऑफ ऑरल कम्युनिकेशन। ऑरल कम्युनिकेशन हैज द फॉलोइंग एडवांटेजेस। नंबर वन, फीडबैक ensures comprehension. Unlike many forms of written communication, oral communication always offers immediate feedback. If someone is said which you do not fully understand, you can ask questions to encourage the other party to make the meaning clearer. अब वंस अगेन ये रिटन कम्युनिकेशन और ओरल कम्युनिकेशन के दरमियान में एक तजाद है कि रिटन कम्युनिकेशन में तो इमीडिएट फीडबैक नहीं मिलेगा, और लेकिन अगर आप ओरल कम्युनिकेशन में किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं और अगर आप उसकी बात को नहीं अंडरस्टैंड कर पाए तो ऑटोमेटिकली आप उसको इमीडिएटली कहेंगे कि जी कि मुझे फीडबैक दें या इस बात को क्लियर कर दें। तो इसलिए ओरल कम्युनिकेशन के अंदर आसानी है। फिर आते हैं जी यूज ऑफ बॉडी लैंग्वेज। When you can see the other person, you will be watching their body language for reactions, which shows he is puzzled or even hostile. Hostile कहते हैं aggressive को। अब आपने देखना है कि अगले बंदे की जो बॉडी लैंग्वेज है, क्या वो बात करते वक्त पजल्ड है या वो फिर एग्रेसिव है। इफ यू सी दिस काइंड ऑफ रिएक्शन, यू विल ऑब्वियसली ट्राई टू क्लैरिफाई व्हाट यू आर सेइंग। इन दिस वे, the problem of barrier in communication at the stage of encoding and decoding the message may be swiftly solved. Body language is a vital part of all personal meetings. जब आप फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते हैं तो उसके अंदर ये नॉन वर्बल जेस्चर और खासतौर पे आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है ना, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। Until or unless your body language is a strong one, you cannot convey your message. You have to be strong. You have to show that you are a confident kind of a person, that you are not puzzled, you are not using filler words, you are not confused. All these things have to be overcome, and this all these things come through the practice, या प्रैक्टिस के जरिए से हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है जी इमीजिएसी, यानी किसी काम को फौरन करना। और ओरल कम्युनिकेशन के अंदर तो हमने पढ़ा है कि फौरन ही आपको रिएक्शन मिल जाता है, फौरन ही फीडबैक मिल जाएगा। ओरल कम्युनिकेशन ऑल्सो हैज द एडवांटेजेस दैट इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। रिटन कम्युनिकेशन के अंदर टाइम कंज्यूम होगा, ओरल कम्युनिकेशन के अंदर नहीं होगा। All the people involved can express their views and avoid delay by exchanging information immediately. अच्छा, हम हमारी एक ह्यूमन नेचर भी है कि हम अगले बंदे से ना फौरन जवाब चाहते हैं, फौरन फीडबैक चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि फौरन ही मसले का जो है वो हल हो जाए। तो इसके लिए ओरल कम्युनिकेशन बेहतर है, और ओरल कम्युनिकेशन के अंदर आपको इमीडिएट फीडबैक मिलता है। In business context where decisions may have to be reached quickly, this is an obvious advantage. It also means that those who take the decision will be able to be take into account all the points which seem relevant and discuss them, gathering the best idea. This is particularly important in the meeting of committee and larger bodies. हमारा जो है ना प्रीवियस लेक्चर जो था दैट वाज रिलेटेड विद द ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड मीटिंग, उसके अंदर हमने इस बात को डिस्कस किया था। हमने कहा था कि मीटिंग्स जो होती है ना, वो बेसिकली ओरल कम्युनिकेशन है, ब्रेनस्टॉर्मिंग है, और उसके अंदर हमने तमाम डाटा को रिकॉर्ड करना होता है। और हम चाहते होते हैं कि हम मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर कर लें, कलेक्ट कर लें। अब इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजर टू गैदर द मैक्सिमम इंफॉर्मेशन सो दैट ही कैन टेक अ डिसीजन इमीडिएटली। वो शायद इमीडिएटली चाहे करना चाहे वो भी ठीक है, अगर वो इमीडिएटली ना भी करना चाहे तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। माइट बी कि ही इज गोइंग टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन
जी। अब इमीडिएट डिसीजन जो है ना, वो तो शायद मैनेजर की शायद ख्वाहिश ना हो, लेकिन वो ये क्या कर सकता है कि वो कम से कम वो इन तमाम चीज़ों को कलेक्ट कर सकता है और फिर अप्रोप्रिएट टाइम के ऊपर पॉन्डर करके, थॉट करके वो डिसीजन मेकिंग कर सकता है। फिर आता है जी कर्टसी। मीटिंग समवन इन पर्सन इज ए वे ऑफ शोइंग रिस्पेक्ट। अगर आप खुद किसी के पास मिलने के लिए जाते हैं तो ये हम उसको कर्टियस के एलिमेंट कहते हैं। Especially if you have to travel some distance for the meeting. A personal meeting shows that you are genuinely interested in the person or in the business matter involved. This may make all the difference in obtaining an important contract or dealing with some other person concerned. Personal meetings also allow those involved to develop a relationship of trust and understanding, which is most important when working together. They give those in positions of authority within a company a chance to show that they are concerned about the ideas and feelings of their staff if they are willing to meet. खुद जाकर मिलें, that's very nice. और especially if you have crossed some kind of a distance to meet someone, तो फिर आप अगले के माइंड के ऊपर जो है ना वो ज्यादा असर डालते हैं कि ये बंदा खुद इतना लंबा सफर तय करने के बाद जो है वो मिलने के लिए आया। और आपके बिजनेस कंसर्न्स हैं, डेफिनेटली आप उनके साथ जाकर मिलें और अपने बिजनेस कंसर्न्स के बारे में डिस्कस करें। और जब आपका पर्सनल रिलेशनशिप किसी के साथ डेवलप होना शुरू हो जाता है ना, तो आपके बिजनेस मैटर्स जो हैं वो भी सॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। और अगर आप खुद एक कंपनी के अंदर अथॉरिटी रखते हैं और आप खुद किसी से मिलने के लिए जाते हैं और एक अथॉरिटेटिव बंदे के साथ मिलने के लिए जाते हैं जिसके पास खुद डिसीजंस मौजूद हैं, डिसीजन मेकिंग की पावर मौजूद है, तो वो भी आपकी हेल्पफुल करता है। अगर हम नीचे वाले लोग आपस में मिलते जाएंगे ना तो शायद इतना ज्यादा जो है वो सॉलिड इम्पैक्ट ना पड़े। लेकिन अगर एक बंदा, ए मैन ऑफ अथॉरिटी, व्हेन इज गोइंग टू गो समवेयर एंड मीट समवन एंड हु इज आल्सो कैरिंग द अथॉरिटी, देन इट विल बी इजी टू टेक अ डिसीजन एट द स्पॉट। तो वो काम करना और डिसीजन लेना जरा ज्यादा आसान हो जाता है। एक चार्ट बना हुआ है जी, ओरल कम्युनिकेशन में और रिटन कम्युनिकेशन के अंदर वो फर्क बता रहे हैं, उसको भी हम गो थ्रू हो जाते हैं। अब देखिएगा जी कि ओरल कम्युनिकेशन में कहता है जी लेस फॉर्मल। लेस फॉर्मल से मुराद, क्योंकि ये रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं होती, समटाइम्स वी यूज इनफॉर्मल वर्ड्स, जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेजेस, हम सारा इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड रिटन कम्युनिकेशन जो होती है वो फॉर्मल है, प्लान्ड है और डिटेल में लिखी जाती है। क्योंकि डिटेल में इसलिए लिखी जाती है क्योंकि बंदा आपके सामने मौजूद नहीं है, इसलिए आप क्या करते हैं, उसको डिटेल में सारी डिस्क्रिप्शन बयान करनी होती है। सेकेंड जी, इट प्रोड्यूसेस ए प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स ऑफ सम काइंड। इमीडिएट फीडबैक मिलेगा जी, प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स मिलेगा। जबकि रिटर्न कम्युनिकेशन में क्या है, इट कॉजेज अ रिस्पॉन्स आफ्टर लैप्स ऑफ सम टाइम। काफी अरसे के बाद आपको रिस्पॉन्स मिलता है, काफी देर के बाद। थर्ड वन जी, नो वैल्यूड मच फॉर लीगल पर्पस। अभी हमने जिक्र किया था कि ओरल कम्युनिकेशन की कोई लीगल वैल्यू नहीं है। जबकि रिटर्न कम्युनिकेशन में क्या है, इट कैरीज मोर अथॉरिटी एज इन प्रूफ ऑफ ए ट्रांजैक्शन। जब आपने रिटर्न कम्युनिकेशन कर ली और इसका मतलब है कि अगले बंदे के पास ये प्रूफ आ गया कि दैट यू हैव कमिटेड अबाउट समथिंग, सम मैटर, तो ये भी एक सबूत के तौर पर कहीं पर भी पेश किए जा सकती है चीज। फॉर्म्स ऑफ ऑरल कम्युनिकेशन है जी, इसके बारे में हम देखते हैं, देर आर टू कैटेगरीज। नंबर वन कहता है जी फेस टू फेस कन्वर्सेशन, और दूसरे नंबर पे कहता है जी इंटरव्यूज। जी, ए फॉर्मल टॉक बिटवीन टू पीपल, द इंटरव्यूअर एंड द इंटरव्यूई। इंटरव्यूअर कहते हैं जो इंटरव्यू लेता है, और इंटरव्यूई उसे कहते हैं कि जो कि इंटरव्यू देता है। oral कम्युनिकेशन करेंगे ये दोनों। सेकंड जी, द इंटरव्यूअर asks the interviewer to obtain needed information from the interviewee. The required information might include abilities, background, attitudes, expertise. It is a process that helps the interviewer to evaluate the interviewee. अब वैसे ये बात जो है वो किसी हद तक ऑब्जेक्शनेबल भी लोग कहते हैं। ऑब्जेक्शनेबल इस सेंस में मैं ये कह रहा हूँ कि फर्ज करते हैं कि एक आदमी जो है वो बहुत पढ़ा लिखा है, उसके पास स्किल है, उसके पास एक्सपीरियंस है,
अब वो इंटरव्यू के अंदर अपीयर होने लगा है। और इंटरव्यू हो सकता है 5 मिनट का, 10 मिनट का, 1 घंटे का भी चल सकता है। अगर वो उस 5-10 मिनट या आधे घंटे के अंदर वो परफॉर्म नहीं कर पाता, तो वी रेज सम सीरियस डाउट्स ओवर हिज एबिलिटी, ओवर हिज एक्सपीरियंस, ओवर हिज स्किल्स। फिर हमें ऐसा लगता है कि शायद उसकी एबिलिटी तो मौजूद हो शायद, लेकिन उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स मौजूद नहीं। यानी हर वो बंदा जो किसी भी चीज में एक्सपर्ट हो, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स का इंप्रूव होना और बेस्ट होना बड़ा जरूरी है। अदरवाइज ही इज नॉट गोइंग टू परफॉर्म इन एन इंटरव्यू। अब इंटरव्यूअर क्या चाहता है कि उसकी एबिलिटी के बारे में भी पता करे, उसके बैकग्राउंड के बारे में, उसके एक्सपर्टीज के बारे में, उसके एटीट्यूड के बारे में भी पता करे। वो हर तरह से उसको खंगालना चाहता है एक इंटरव्यूई को। वो चाहता है कि मुझे इसकी पर्सनल लाइफ के बारे में, इसकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, इसकी एकेडमिक लाइफ के बारे में, इसकी जो एक प्रैक्टिकल लाइफ है प्रोफेशनली उसके बारे में, उसकी वर्क एथिक्स के बारे में, हर चीज के बारे में मैं उसको सिर्फ आधे पौने घंटे के अंदर जो है वो मैं उसके बारे में डाटा कलेक्ट कर लूँ और चीजें हासिल कर लूँ। फिर उसके बाद देखते हैं जी, इंटरव्यू कैन बी कंडक्टेड फॉर मल्टीपल पर्पज। सम ऑफ देम आर जॉब इंटरव्यूज, इंडक्शन इंटरव्यूज। जॉब तो आपको सब समझते हैं। इंडक्शन इंटरव्यू टू कम्युनिकेट द ऑर्गेनाइजेशन नॉर्म्स एंड जॉब रिक्वायरमेंट्स टू द न्यूली इंडक्टेड एम्प्लॉय। अब आपने एक नए एम्प्लॉय को हायर कर लिया हुआ है, वो आपके पास मौजूद है। अब आप क्या कर रहे हैं, अब उसको अपनी नॉर्म्स के बारे में बता रहे हैं। नॉर्म से मुराद क्या, आप उसको अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता रहे हैं कि भी मेरी ऑर्गेनाइजेशन के ये वैल्यूज हैं, ये कस्टम्स हैं, ये ट्रेडिशंस हैं, इनके बारे में आप लोगों ने जानना है। जी। फिर है जी प्रमोशन इंटरव्यूज। प्रमोशन इंटरव्यूज वो होते हैं कि जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी बंदे को प्रमोट करना चाहें, उसको एक लेवल से दूसरे लेवल के ऊपर करना चाहें, तो उसे हम प्रमोशनल इंटरव्यूज का कहते हैं। फिर है जी अप्रेजल इंटरव्यूज। The employee might be interviewed in order to evaluate his job performance and discuss his strengths and weaknesses. एक बंदा आपकी ऑर्गेनाइजेशन में पहले ही काम कर रहा है, आप उसको आपने उसको कोई टाइम दिया था, कोई टारगेट दिया था। अब आप उसकी परफॉर्मेंस के बारे में जानना चाहते हैं और उससे अपने पूछ रहे हैं कि भाईजान बताएं कि आपने ये वाले टारगेट्स अचीव किए या नहीं किए। फिर उसकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में भी पूछ रहे हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम आपने उसको किसी लेवल के ऊपर प्रमोट करना हो तो आप उस के लिए वो हेल्पफुल हो जाए। फिर ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन को पहले भी हमने ऑर्गेनाइजेशन, जब हम कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक पढ़े थे तो उसके अंदर हमने डिस्कस किया था। ग्रेप वाइन हमने कहा था कि इट गोज एंड इट फ्लोज इन एवरी डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में हर जगह के ऊपर जाती है ग्रेप वाइन। वो दाएं बाएं ऊपर नीचे सारी जगह के ऊपर वो ट्रैवल करती है। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन के अंदर भी निगोशिएशन शामिल हैं, ऑरल कम्युनिकेशन शामिल है, ये रिटर्न नहीं होती। और इसके अंदर भी जो है, ऑल्दो वी डू नॉट इनकरेज इट फॉर्मली, लेकिन इनफॉर्मली हम इसको इनकरेज करते हैं। इससे तमाम ऑर्गेनाइजेशन के लोगों का आपस के अंदर इंटरेक्शन बड़ी आसानी से हो जाता है। फिर आते हैं जी निगोशिएशंस के ऊपर। प्रोसेस इन विच देयर आर एटलीस्ट टू पार्टीज एंड ईच पार्टी नीड्स द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर टू रीच ए डिजायर्ड आउटकम। कम्युनिकेशन में भी दो लोगों की जरूरत, और निगोशिएशंस के अंदर भी दो लोगों की जरूरत, दो पार्टीज की जरूरत है। दो पार्टीज किसी मसले को आपस में डिस्कस कर रही हैं, और वो चाहती हैं कि हर पार्टी ये चाहती है कि उनका डिजायर्ड रिजल्ट निकले। मतलब मेरे और आपके दरमियान में किसी टॉपिक के बारे में निगोशिएशन चल रही है, मैं आपकी और कंपनी का एम्प्लॉय हूं, मैं चाहता हूं कि मेरी सैलरी को बढ़ा दिया जाए, आप चाहते हैं इसको इसी सैलरी के ऊपर मेंटेन रखा जाए। तो मैं अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स के बारे में चाहूंगा, आप अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स के बारे में चाहेंगे, तो हम इस चीज के बारे में निगोशिएट कर सकते हैं। हो सकता है कि हमारे दरमियान में कोई मिडल वे निकल आए, कोई मिडल ग्राउंड निकल आए। Next, the parties begin negotiations with a different set of objectives, and each party considers that the other party will be willing to modify its initial position and compromise to reach a successful outcome of the negotiations process.
अब क्या कहते हैं, जो पार्टीज है ना, उनके हर एक के अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, अपने अपने मकासद लेकर आती हैं। अच्छा, लेकिन होता यह है कि हर पार्टी को अपने स्टेटस को छोड़ना पड़ता है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके इस निगोशिएशंस का कोई हतमी नतीजा निकले, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने स्टेटस को से, अपने स्टांस से एक स्टेप पीछे आना पड़ेगा। अगर आप अपने ही स्टांस के ऊपर खड़े रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकेंगे। फिर एक डेडलॉक आ जाएगा, फिर एक स्टेलमेट आएगा, और उस स्टेलमेट का नतीजा ये निकलेगा कि दोनों पार्टीज सफर करेंगी। और कभी भी जब इवन अगर निगोशिएशंस के अंदर या डायलॉग्स के अंदर डेडलॉक आ भी जाए, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप मुज़ाकरात को बिल्कुल खत्म कर दें। मुज़ाकरात का चलना फिर भी जरूरी है। आप थोड़ा सा टाइम बार्गेन करें, वापस जाएं, अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर जाएं, अपने टेबल टॉक करें आपस के अंदर, और फिर दोबारा से एक नए अज़म और एक नए इरादे के साथ आए, और ताकि मामले का हल निकाला जा सके। और उस वक्त तक अपनी निगोशिएशंस को लीक ना करें, जब तक कि आप किसी डिसीजन के बारे में पहुंच नहीं जाते। क्योंकि समटाइम्स अगर आप अपनी निगोशिएशंस को लीक कर देते हैं दूसरे लोगों तक, तो दूसरे लोग जो हैं वो आपके दिल में, आपके दिमाग के अंदर जो है, वो कुछ ऐसे वसवसे डालना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आप अपने पुराने स्टांस के ऊपर दोबारा आकर खड़े हो जाते हैं। तो नेवर एवर डू इट। जी, negotiations is a skill that managers need to frequently adopt. For example, when agreeing prices with suppliers or gaining buy-in from subordinates to accept delegated work. अब दो इसने एग्जांपल दिए हैं, और वो कहता है कि जब आप अपने सप्लायर के साथ निगोशिएशंस करते हैं, तो उस वक्त भी आप बार्गेनिंग कर रहे हैं, वो भी आपके साथ बार्गेनिंग करता है, वो भी चाहता है कि आप मिनिमम प्राइस के ऊपर उसको चीजें दें। और या वो अगर वो दूसरे किस्म का सप्लायर, तो वो चाहता है मैक्सिमम प्राइस के ऊपर आपको चीजें सप्लाई करे। और दूसरे में है कि जब आप ने अपने ही एम्प्लॉय को कोई काम दिया, कोई टारगेट दिया, अब शायद वो इतना कैपेबल नहीं है, जब वो बर्डनाइज्ड है, वो सारी चीजें नहीं हैंडल कर सकता। अब आपने उसको कन्विंस भी करना है कि किस तरह से तुम ये तमाम काम कर सकते हो। यू हैव द अथॉरिटी, यू हैव द विल, यू हैव द पावर, यू हैव द स्ट्रेंथ। वो तमाम चीजें अगर जब आप उसको कन्विंस करेंगे, तो हो सकता है कि वो अपने से ज्यादा बोझ जो है वो उठाने के काबिल हो जाए। जी, स्टेजेस इन निगोशिएशंस प्रोसेस, प्रिपेयरिंग एंड प्लानिंग। हमने बार बार जिक्र किया, प्रिपेयर होकर जाएं, प्लान होकर जाएं। चाहे वो इंटरव्यू है, जॉब इंटरव्यू है, किसी भी किस्म की निगोशिएशंस हैं, चाहे आपने अपने प्रोडक्ट को सेल करना है, चाहे आपने किसी से किसी कंट्रोवर्शियल या डिसिप्लिनरी इशू के ऊपर बातचीत करनी है, तो यू हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड, मेंटली प्रिपेयर होकर जाएं, ताकि आप वहां पर एक खुले दिमाग के साथ अपनी निगोशिएशंस को कर सकें। फिर डेफिनेशंस ऑफ ग्राउंड रूल्स। अब आपको ग्राउंड रियलिटीज का भी पता होना चाहिए। तीसरे नंबर पे क्लैरिफिकेशन एंड जस्टिफिकेशन। आपके पास लॉजिक्स हो, आपके पास रीजंस हो, आपके पास कॉम्प्रिहेंसिव किस्म के आइडियाज मौजूद होने चाहिए, ताकि आप अगले बंदे को अपनी चीजों के बारे में जस्टिफाई भी कर सके और उनको क्लैरिफाई भी कर सके। बार्गेनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। याद रखिएगा, निगोशिएशंस के अंदर बार्गेनिंग चलती है, गिव एंड टेक होता है, कुछ लो कुछ दो की पॉलिसी होती है। आपको अपने स्टांस से पीछे हटना, और उसको अपने स्टांस से पीछे हटना, और मामले का हल निकालना, ये निगोशिएशंस का एक खूबसूरत सा एक आउटकम होता है। फिर नेक्स्ट है जी, क्लोजर एंड एग्रीमेंट। इख्तिताम होता है कि गुड नोट्स के ऊपर, और फिर एग्रीमेंट हो जाता है। फिर आते हैं जी मीटिंग्स के ऊपर। A meeting is said to be gathering of two or more people where purposeful discussion takes place on certain matters. हमने मीटिंग को एक ब्रेनस्टॉर्मिंग के चैप्टर के अंदर पढ़ा है, वो भी हमारा लेक्चर रिकॉर्ड है। तो वो उसमें भी हमने कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ा। इसमें इंफॉर्मेशनल मीटिंग्स आती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग मीटिंग्स हैं, सजेशन सॉल्यूशंस मीटिंग्स आती हैं, जिसके अंदर हम मुख्तलिफ किस्म की मीटिंग्स करते हैं। मीटिंग्स के अंदर हम ये बहुत चीज़ों को पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन तब कुछ सेलियन फीचर्स निगोशिएशंस के अंदर या ओरल कम्युनिकेशन के अंदर हम ये चीज़ों को दोबारा से हमने रिवाइज कर दिया। उसके बाद आते हैं जी प्रेजेंटेशंस, लेक्चर्स हैं, डिबेट्स हैं, स्पीचेस हैं, ये भी ओरल कम्युनिकेशन के जुमरे में आती हैं। फिर आते हैं जी कन्वर्सेशन यूजिंग मैकेनिकल डिवाइसेस, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। अब ये भी ओरल कम्युनिकेशन के अंदर आता है, अगर आप टेलीफोन के ऊपर बातचीत कर रहे हैं।
इसके एडवांटेजेस क्या है? इसमें भी गुड फीडबैक मिलेगा। लॉन्ग डिस्टेंस बैरियर रिमूव्ड। एक बंदा यहाँ पर है, एक बंदा बहुत ज्यादा दूर बैठा है आपसे, आप स्काइप के जरिए से, जूम के जरिए से, व्हाट्सएप के जरिए से आप फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और आजकल की जिंदगी के अंदर ये टेक्नोलॉजी की मदद से कोई भी बैरियर नहीं है। नो नीड फॉर पर्सन टू बी फिजिकली प्रेजेंट फॉर कम्युनिकेशन टू हैपन। जरूरत ही नहीं है कि वो उसका फिजिकल प्रेजेंट होना, हम उसको स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है जी? लॉन्ग डिस्कशंस आर नॉट पॉसिबल। वैसे तो आजकल लॉन्ग डिस्कशन भी पॉसिबल है, सिर्फ टाइम का इशू होता है। अगर आप बाहर के मुल्क में किसी बंदे के साथ बातचीत कर रहे हैं तो समटाइम्स उसके वर्किंग आवर्स और आपके वर्किंग आवर्स थोड़े से क्लैश करते हैं, तो इस वजह से टाइम का इशू होता है। अदरवाइज जितनी मर्जी आप लंबी कॉल्स कर लें उसके साथ और फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर लें, ये। जी। फिर उसके बाद है जी कॉस्टली स्पेशली लॉन्ग डिस्टेंस कॉल। अगर आप तो लैंडलाइन के जरिए से कॉल करते हैं तो डेफिनेटली कॉस्टली पड़ेगा, लेकिन आजकल हम इंटरनेट के थ्रू सब कॉल्स करते हैं तो वो कंपैरेटिवली हमें कम पड़ता है। फिर टेक्निकल प्रॉब्लम्स। लॉन्ग डिस्टेंस कॉल्स के अंदर सिर्फ ये प्रॉब्लम आता है कि वहां पर अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया, आपकी नेट की स्पीड डाउन हो गई या कोई लैंडलाइन के अंदर कोई मसला आ गया, तो फिर वहां पर आपको प्रॉब्लम आएगा। फिर फोन कॉल्स एट ऑड टाइम्स आर वेरी डिस्टर्बिंग। यही भी हमने बात की अभी कि जब हम और टाइम्स पर बात करते हैं हमें आ रहा और उसका टाइम क्लैश करेगा तो ऑटोमेटिकली कम्युनिकेशंस के अंदर प्रॉब्लम्स आएंगी। प्रिंसिपल्स ऑफ सक्सेसफुल ओरल कम्युनिकेशन। वेल प्लान्ड होनी चाहिए जी। बिफोर प्रेजेंटिंग समथिंग देयर शुड बी प्रॉपर प्लानिंग रिगार्डिंग द ऑडियंस। आपको पता हो कि आपकी ऑडियंस कैसी है, उसका स्टैंडर्ड क्या है, उसका एज क्या है, उसकी जेंडर क्या है, उसकी एजुकेशन क्या है, उसका कल्चर क्या है, इन तमाम चीजों के बारे में हमें पता होना चाहिए। फिर आता है जी क्लियर प्रोनाउंसिएशन। जो भी स्पीकर है उसका लहजा, उसका तलफ़ुज़ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। To make oral communication meaningful to receiver, words should be clearly and correctly pronounced. There should not be any kind of lack of clarity. Otherwise, the communication would be a confusing one. फिर नेक्स्ट आता है जी ब्रेविटी के ऊपर। ब्रेविटी का मतलब हमें पता है जी, इख्तिसार को कहते हैं, मुख्तसरपन को कहते हैं। Effective oral communication desires that a message should be brief. If the sender took a long time for talking, his message may not get the attention of the receiver. अगर बहुत ज्यादा लंबी तकरीर हो जाएगी ना तो फिर आप ऑडियंस की अटेंशन को हासिल नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए वन हैज टू बी टू द पॉइंट। प्रिसीजन। प्रिसीजन का मतलब है जी एग्जैक्टनेस, टू द पॉइंट। There should not be any confusing words, rather message to be delivered should be specific so that there is no misunderstanding. आप अपने टॉपिक को ट्रैक के ऊपर रखें, डी ट्रैक मत होइएगा, सिरात मुस्तकीम पर रहिएगा, इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन ना दीजिएगा, रिडंडेंसी ना कीजिएगा, रेपिटेशन ना कीजिएगा, एम्बिगुअस या वेग वर्ड्स जो हैं उन्हें इस्तेमाल ना कीजिएगा। ठीक है, कंफ्यूजिंग नहीं होना, क्लैरिटी ऑफ द थॉट होनी चाहिए, कोहेरेंस होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, सीक्वेंस के अंदर होना चाहिए, सिंक्रोनाइज्ड डाटा होना चाहिए। इसको कहते हैं जी प्रिसीजन। नेचुरल वॉइस। Any sort of unnatural voice may distort the message. Natural voice can do a lot to make oral communication effective. यानी हमें अल्फाज को प्रोनाउंस करते वक्त ख्याल रखना है कि हम अपनी नेचुरल वॉइस को इस्तेमाल करें, ना कि हम उसको डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करें। फिर आता है लॉजिकल सीक्वेंस। अभी हमने अभी ये पढ़ा, आइडियाज शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इन a sequential way to make the message communicative and attractive. Unorganized ideas do not provide clear sense, while a logical sequence of ideas gives clear sense. Clarity of the thought होगी। अगर आप खुद क्लियर होंगे तो ऑटोमेटिकली आप अपने ऑडियंस को भी क्लियर मैसेज पोर्ट्रे करेंगे। नेक्स्ट है जी, वन व्हाट इज कन्वर्सेशन कंट्रोल। Conversation control refers to the skill of listening and talking in a positive and meaningful way at any appropriate time. It helps participants conclude their conversation effectively and satisfactorily with mutual understanding and agreement. जब दो लोग आपस में कन्वर्सेशन करें
तो एक बात का ख्याल रखना है कि हर बंदे को बोलने के लिए एनफ टाइम दिया जाए, उसकी बात में इंटरफेयर ना किया जाए, उसके आइडियाज को पहले सुन लिया जाए। अगर आप अगले के आइडिया को सुनना ही नहीं चाहते और खुद अपने दोस्त धांधली के जरिए से आप बाय फोर्स जो है वो काम करना चाहते हैं, तो इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकते हैं। जी, उसके बाद है जी एप्लीकेशंस ऑफ कन्वर्सेशन कंट्रोल स्किल्स इन बिजनेस। जब आप कन्वर्सेशन करते हैं, उसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी, खासतौर पे जब बिजनेस के अंदर सेलिंग एंड बाइंग, आप चीजें खरीदो फरोख्त करते हैं, उस वक्त आपको कन्वर्सेशन करनी पड़ेगी। निगोशिएशंस के अंदर, इंटरव्यू के अंदर, पार्टिसिपेशन इन मीटिंग्स के अंदर, डिसएग्रीइंग विदाउट बीइंग र्यूड, आपने बदतमीजी के साथ किसी के साथ पेश नहीं आना। कन्वर्सेशन करते वक्त, ऑरल कम्युनिकेशन करते वक्त, निगोशिएशंस करते वक्त, नेवर यूज फाउल एंड र्यूड लैंग्वेज। प्रोटेस्टिंग विदाउट ऑफेंडिंग, आप प्रोटेस्ट तो कर रहे हैं लेकिन ऑफेंड नहीं होना, नाराज नहीं होना। आप बहुत ही डिसेंट और कर्टियस वे के साथ अपने प्रोटेस्ट को रजिस्टर करवाएं। मतलब अगर आपको किसी की बात पसंद नहीं आई या किसी का आइडिया पसंद नहीं आया, तो आप ये नहीं कहेंगे कि आई डू नॉट लाइक योर आइडिया एंड दैट इज एन एब्सर्ड काइंड ऑफ एन आइडिया। ऐसी गुफ्तगू से परहेज करेंगे। हम आमतौर पर कहते हैं कि आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड योर आइडिया, क्या मैं आपकी बात नहीं समझ पाया। इसका मतलब ये होगा कि आप उस ऑटोमेटिकली इनडायरेक्टली अगले बंदे को ये पता लग जाएगा कि आप उसके आइडिया के साथ सहमत नहीं हैं, आप उसके साथ एग्री नहीं कर रहे। फिर आता है जी कॉम्प्लीमेंट्री प्रेजिंग, एक दूसरे की तारीफ करें, अप्रिशिएट करें। जब आप अप्रिशिएट करते हैं और प्रेज करते हैं तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और एक दूसरे के साथ जो है वो चीजें खुलकर बयान होनी शुरू होती है। लेकिन अगर आप किसी को डीमोटिवेट करेंगे या डिस्करेज करेंगे, तो ऑटोमेटिकली अगला बंदा जो है वो आप को जो है वो बिल्कुल भी नहीं आपको पसंद करेगा और हो सकता है कि निगोशिएशंस के अंदर कोई टेंस माहौल पैदा हो जाए। फिर आता है जी रिस्पॉन्डिंग टू पर्सनल क्रिटिसिज्म। अगर किसी ने आपके ऊपर पर्सनल क्रिटिसाइज किया तो ट्राई टू इग्नोर इट। लेकिन अगर आप समझते हैं कि उस पर्सनल क्रिटिसिज्म को आपको टेकअप करना है, बट इवन देन यू हैव नॉट बीन सो रूड, बड़ी बदतमीजी के साथ आपने पेश ना है, आप उसको ये कह सकते हैं कि प्लीज सर कंसंट्रेट ऑन द टॉपिक रादर देन और बीइंग पर्सनल। क्या मेरी जात की बजाय क्यों ना हम अपने टॉपिक के ऊपर फोकस कर लें, तो ये ज्यादा बेहतर होगा। नेक्स्ट है जी सिचुएशंस वेयर कन्वर्सेशनल स्किल्स आर यूजफुल, इंटरेक्टिंग विद पीपल इन मीटिंग इन कन्विंसिंग मैनर, हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस टू ए प्रपोजल। अब कहां कहां पर कहते हैं ये फायदेमंद है, मीटिंग के अंदर अगर आपके साथ कोई ऑब्जेक्शंस करता है प्रपोजल में, उसके अंदर आप उसके साथ कन्वर्सेशन कर सकते हैं। अगर आपके ऊपर क्रिटिसिज्म करता है कोई या आपके काम के ऊपर क्रिटिसिज्म करता है, तो आप उसको जो है वो बड़े कॉन्फिडेंटली तौर पर टेकअप कर सकते हैं। आप इंटरव्यू के अंदर कर सकते हैं। और फिर लर्निंग लर्निंग हाउ टू गेट करेक्ट इंफॉर्मेशन क्विकली, कि आपने अगले बंदे से करेक्ट इंफॉर्मेशन निकालनी है और क्विकली निकालनी है, उसके बारे में भी आप ओरल कम्युनिकेशन उसके साथ कर सकते हैं। फिर आते हैं जी ओरल कम्युनिकेशन के डायरेक्शंस हैं जी, डायरेक्शन ऑफ कन्वर्सेशन, रिजेक्शन, डिसएग्रीमेंट्स, कंसिडरेशन, एग्रीमेंट एंड कमिटमेंट। यानी आप रिजेक्शन करना हो या रिजेक्शन हो गए हैं, रिजेक्ट हो गए हैं, कम्युनिकेशन होगी। डिसएग्रीमेंट्स करते हैं, इसमें भी कन्वर्सेशन होगी। कंसिडरेशन है, किसी बात के ऊपर गौर कर रहे हैं, कम्युनिकेशन चलेगी, कन्वर्सेशन चलेगी। एग्रीमेंट है, डिसएग्रीमेंट्स है, कन्वर्सेशन चलेगी। कमिटमेंट है, अगर आप कमिटेड हैं किसी बंदे के साथ, किसी काम के साथ, किसी जॉब के साथ, किसी टास्क के साथ, तो वहां पर भी आप अपनी कमिटमेंट को शो करेंगे और प्रैक्टिकली शो करेंगे। फिर आते हैं जी मैनेजिंग नेगेटिव रिस्पॉन्स, show that you do not doubt the positive intentions of the other person.
यूज एक्सप्रेशन सच एज यू आर राइट अबाउट दैट बट अवॉइड कंप्लीटली रिजेक्टिंग द अदर पर्सन एग्रीमेंट। आमतौर पर हम जब डिसएग्रीमेंट करते हैं ना किसी बंदे के साथ, तो हमने, ये अभी मैंने भी आपको पहले भी एग्जांपल पेश की थी, मतलब आप किसी बंदे के साथ डिसएग्रीमेंट जरूर करें लेकिन एक एथिकल वे में रहकर। आपने नेगेटिविटी को इस्तेमाल नहीं करना। मसलन दो एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मैं कहता हूं जी कि आप किसी बंदे ने आपके पैसे देने हैं, अगर आप उससे कहते हैं कि यू हैव नॉट पेड अस द मनी, हमने यू एटीट्यूड भी पढ़ा था सेवन सीज के अंदर, तो इंस्टेड कि आप ये कहें कि आपने अभी तक पैसे हमें नहीं दिए, तो आप ये कहें कि आई हैव नॉट रिसीव्ड द मनी। इसी तरह से अगर आपको कन्वर्सेशन के दौरान किसी बंदे की बात समझ में नहीं आई और आप उसको कन्विंस कर रहे हैं कि मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई, तो ये फिक्रा कहने की बजाय आप कहेंगे कि माई अंडरस्टैंडिंग इज एज फॉलोज, कि मैं आपकी बात को इस तरह से समझाऊं। तो बात को कहने का तरीकेकार और सलीकेकार है जिसकी वजह से बात आसान भी हो जाएगी और आसानी के साथ आप अपनी बात को कन्वे भी कर पाएंगे, और विदाउट बीइंग यूजिंग फाउल एंड र्यूड लैंग्वेज या ऑफेंड होने की बजाय आप एक टेक्निकल वे के जरिए से अपनी बात को अगले बंदे तक पहुंचा सकते हैं, कह सकते हैं। फिर है जी टेक्निक्स ऑफ कन्वर्सेशनल कंट्रोल। अब जब आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं ना, तो उसके अंदर कुछ टेक्निक्स है कि किस तरह से आपने निगोशिएशंस को या कन्वर्सेशन को कंट्रोल करना है। अब रिकग्नाइजिंग क्यूज एंड क्लूज, जब आप गुफ्तगू करें तो आप देखें कि आपको को क्यों मिला, ये को क्ल्यू मिला, तो आप उसके ऊपर फोकस करें कि किस तरह से आपने इन चीजों को अगले बंदे गुफ्तगू के दरमियान अगर उसने आपको कोई इशारा दिया है तो उस इशारे को अंडरस्टैंड करें, समझें और उसको पकड़ लें। इंटरप्रेटिंग साइंस एंड सिग्नल्स, अवॉइडिंग पैरेलल कन्वर्सेशन। पैरेलल कन्वर्सेशन से मुराद है कि अगर आप किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं और साथ ही अपने दाएं वाले से भी बातचीत शुरू कर दी, कहते ये ना करें। इससे जो है ना इस चीजों को अवॉइड करें। फिर आता है जी प्रैक्टिसिंग सीक्वेंशियल कन्वर्सेशन, एक सीक्वेंस में करनी है आपने बातचीत, यूजिंग रिफ्लेक्शन एंड एम्पथी, और फिर लास्ट में जी कल्टीवेट ए सेंस ऑफ टाइमिंग। टाइमिंग का ख्याल रखें, लॉन्ग लेंथ की गुफ्तगू ना करें, एम्पैथी का ख्याल रखें, लोगों के साथ हमदर्दी के साथ पेश आए, लोगों के साथ इंटरेक्टिव गुफ्तगू करें, उनके साथ गुफ्तगू के दरमियान में आप एक अच्छी टोन का इख्तियार करें, पिच ऑफ द वॉइस आपकी अच्छी होनी चाहिए, सिलेक्शन ऑफ द वर्ड्स आपका अच्छा होना चाहिए, अप्रेजल करें, तारीफ करें, बट डू नॉट ऑफेंड योरसेल्फ एंड डू नॉट ऑफेंड अदर्स एज वेल। आज हमने ओरल कम्युनिकेशन के टॉपिक्स को डिस्कस किया। मैं थोड़ा सा आपको एक बर्ड्स आई व्यू एक दफा से दोबारा बता दूं कि किन किन बातों को आज हमने डिस्कस किया है। हमने ओरल कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस और फिर उसके डिसएडवांटेजेस को जिक्र किया, कहाँ पर ओरल कम्युनिकेशन को इस्तेमाल करना है उसको पढ़ा। फिर उसके बाद हमने इफेक्टिवनेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन में फीडबैक को, बॉडी लैंग्वेज को, इमीडिएसी को, कर्टेसी को डिस्कस किया। फिर हमने डिफरेंस देखा ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन के दरमियान। फिर ओरल कम्युनिकेशन के हमने जो फॉर्मेट्स हैं जिसके अंदर फेस टू फेस है और इंटरव्यूज हैं उसको डिस्कस किया। उसके बाद हमने जी निगोशिएशंस को डिस्कस किया। फिर हमने मीटिंग्स के इस पोर्शन को एक थोड़ा सा ग्लिम्स लिया इसका कि इंफॉर्मेशनल मीटिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मीटिंग है, सजेस्टिव सोल्यूशन मीटिंग्स होती हैं। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया जी के मैकेनिकल डिवाइसेस हैं उनके बारे में। फिर प्रिंसिपल्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन है, फिर वेल प्लान्ड, क्लियर प्रोनाउंसिएशन, ब्रेविटी, प्रिसीजन, नेचुरल वॉइस, लॉजिकल सीक्वेंस। फिर हमने डिस्कस किया जी कन्वर्सेशनल हमारा कंट्रोल स्किल्स कैसे होने चाहिए। फिर सिचुएशंस को डिस्कस किया, फिर डायरेक्शंस को, नेगेटिव रिस्पॉन्स कैसे होना चाहिए, और टेक्निक्स ऑफ कन्वर्सेशन कंट्रोल। आज के इस टॉपिक के अंदर हमने ओरल कम्युनिकेशन के कुछ पहलुओं को डिस्कस किया है कि होप सो यू हैव अंडरस्टूड इट। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।